नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेके आया हूँ। एक मैराथन सेशन है जिसमें मैं आपके चारों चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करूंगा। आपके पेपर चल रहे हैं और 7 तारीख को आपका एग्जाम है। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाए। कई बच्चे मुझसे लाइव रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये होता है ना कि बच्चे चैटिंग करने लगते हैं और उसमें मेरा ध्यान भटक जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने पोस्ट कर रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक रिवीजन कर सको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो देखिए एक बहुत बड़ा टर्म है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक ऐसी जगह होती है जहां पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और इकोनॉमिक्स वो चीज होती है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हर कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो। तीनों एक्टिविटी में इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है और इसके एनालिसिस को हम लोग इकोनॉमी में एनालिसिस करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो जो पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, तो उसके बेस में अगर हम बात करें इकोनॉमी क्या चीज होती है, तो समझिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जो इफिशिएंसी है वो डे बाई डे क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। सेम कोई व्यक्ति, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, अगर वो लगातार काम कर रहा है तो डे बाई डे उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल सीक डिफरेंट थिंग, ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रायोरिटीज। अब मेरे लिए जैसे टीचिंग करना प्रायोरिटी है, एग्रीकल्चर कोई व्यक्ति फार्मिंग कर रहा है तो उसके लिए फार्मिंग प्रायोरिटी है, कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है तो उसके लिए आर्टिस्ट प्रायोरिटी है। तो हर व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या होती है मेरे भाई, चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड दे हैव अ डिफरेंट गोल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके लिए डेवलपमेंट भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, अ पर्सन हैज टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। एक तो वो होता है जो इंसान के पास मटेरियल थिंग होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, जैसे मनी, कार, हाउस एक्सेट्रा। एक मटेरियल थिंग है जो इसका फिजिकली एग्जिस्टेंट मौजूद है। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा आता है नॉन मटेरियल थिंग, यानी कि जिसकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है बट उसकी वैल्यू है। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समान अधिकार मिले। जैसे वुमेन और मेन के बारे में बात किया जाए, हर व्यक्ति चाहता है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, तो ये आती है नॉन मटेरियल थिंग। ठीक है, तो मटेरियल नॉन मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अलग अलग हो गया। ठीक है, तो पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम टू फुलफिल, ठीक है, टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई काम कर रहा है, तो वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो डेली रिक्वायरमेंट जो उसकी है, जो बेसिक नीड्स हैं उसकी, वो पूरी करना चाहता है। दिस इज नॉट द ओनली कंपोनेंट, दे वांट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर जॉब, पीस एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। देखिए, हर व्यक्ति डेवलपमेंट का अगर बेसिकली कॉन्सेप्ट लेकर चला जाए तो एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट चाहता है वो, ताकि उसकी लाइफ एक बहुत ज्यादा इफिशिएंट रूप में क्या हो सके, सरवाइव हो सके। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट द रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे कि हम कैसे एक पीसफुल या अच्छी लाइफ को जी सके। तो देखिए हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे शुरू ही मैंने बताया था, डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट के मतलब क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट refers to the ability of nation, यानी हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने इंप्रूव करे लिविंग स्टैंडर्ड को। जैसे देखिए, एक देश में जो लोग रहते हैं, जो इनकम कमाते हैं मेरे भाई, ठीक है, उससे उसके देश की इफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। मेरी बात समझे? जैसे यूएसए आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि वहां के लोग अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज किए हुए हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन डिपेंड ऑन द पर कैपिटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है दोस्तों जीडीपी क्या होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी हम लोग गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पे, ठीक है, इसके टोटल सम को जीडीपी कहा जाता है। साथ ही साथ लिटरेसी रेट, हेल्दी सिस्टम, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सारी चीजें मेरे भाई किसमें आती हैं, नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम एक कंट्री को दूसरे के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, तो वो कंपेयर करते हैं जीडीपी के बेस पे। ठीक है,
तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज अ मेन क्राइटेरियन फॉर द कंपेयरिंग अ डेवलपमेंट या डेवलप कंट्री विद एन अंडर डेवलप्ड वन। ठीक है, कंट्री विथ ए हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर। देखो मैंने बताया अगर किसी देश में किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज्यादा है तो वो डेवलप्ड है, इनकम कम है तो वो डेवलपिंग है, बहुत कम है तो वो अंडर डेवलप्ड है। और ये सारी चीजें पर कैपिटल के बेस में कंसीडर की जाती है। पर कैपिटल निकाला क्या जाता है, किसी देश में टोटल इनकम क्या है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इससे हम किसी देश में पर कैपिटल इनकम को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भैया क्या होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये देखा जाता है कितने बच्चे जन्म लिए, उसको कंपेयर किया जाता है 1000, और कितने बच्चे जो जन्म लिए उसमें कितने बच्चे सर्वाइव किए, देखिए ठीक है, सॉरी डेथ हुए। तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन टू 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है दोस्तों कि बच्चे जन्म तो ले लेते हैं लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी में लिटरेसी रेट, यानी कोई व्यक्ति 7 साल या उससे ऊपर का बच्चा है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे लिटरेसी रेट काउंट होता है। तो लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मेरी बात समझ। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उसकी बेस में नेट अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सेम एज ग्रुप के बच्चे कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पब्लिक फैसिलिटी के बारे में बात करें तो फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर कंसीडर्ड पब्लिक फैसिलिटी सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें पब्लिक फैसिलिटी के अंतर्गत आती हैं। वैसे ही इंडिविजुअल नीड पब्लिक फैसिलिटी, नॉट एवरीथिंग कैन बी बॉट विद द मनी सच एज वी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन। देखिए हर इस संसार में सारी चीजें हम लोग नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सेक्रीफाइस से आती है। मेरी बात समझ। जैसे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, यानी हम लोग कोई भी चीज अडॉप्ट करें वो एक तरीके से पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। पब्लिक फैसिलिटी ऑल्सो इंक्लूड द पीडीएस। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने कोटेदार का नाम सुना होगा दोस्तों, जहां पे अनाज का बंटवारा होता है, यानी बंटवारा इन द सेंस अनाज बांटा जाता है, यानी एक कोटेदार होता है और उनका राशन कार्ड बनता है। उस राशन कार्ड के बिहाफ पे ही अनाज को क्या करते हैं दोस्तों, बांटते हैं। ठीक है, जिसे हम पीडीएस कहते हैं। दो और किसको बांटा जाता है, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो सरकार उनको कुछ सुविधाएं देती है। लिखा है देखिए, दोज अनेबल टू परचेज फूड ग्रेन एट अ मार्केट प्राइस द गवर्नमेंट प्रोवाइड देम विद दोज एसेंशियल आइटम एट अ चीप रेट। उनको सस्ते दामों में वो चीज उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसी में केरला इज अ प्रेफर्ड लिविंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ, जैसे केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है, यहाँ पे एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटी देखने को मिलती है, केरला इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, केरला में प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी है, इस वजह से यहाँ पे लिविंग डेस्टिनेशन अच्छा माना जाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी। आपको पूछा जाता है, एक नंबर एमसीक्यू में आएगा कि हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यूएनडीपी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द देयर पीपल एंड देयर हेल्थ एंड द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। पूछा जाता है किसके बेस पे आता है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये भी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी देश में पर कैपिटल इनकम को मेजर करने के लिए। पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। करंट टाइम में 69 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहता है। लिटरेसी रेट मैंने बताया ना 7 साल या 7 साल से ऊपर, तो ये डेटा बदलता रहता है। ठीक है, आपको इंडिया का डेटा यहाँ कंपेयर कर लेना है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी करंट में बनाता है 69, लेकिन पूछा जाएगा कि 2022 के हिसाब से क्या है, 67.7 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेटा कभी ना कभी चेंज होता रहता है जैसे जैसे समय बदलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, आपकी बॉडी का वेट क्या है और आपकी हाइट क्या है। सपोज क्या करना मेरे भाई,
मेरी जो वेट है 80 kg, हाइट अगर मैं अपनी मान के जो 1.79 मीटर में कन्वर्ट कर दूं इंटू 1.79, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो वैसे तो इनका रीजन होता है कि अगर, ठीक है, 18 से 25 के बीच में अगर रिजल्ट आता है इसका मतलब मैं हेल्दी हूं, ठीक है, और अगर 18 से नीचे आएगा तो मेरे पास अंडर न्यूट्रिशन है। 25 से ज्यादा अगर आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 से ज्यादा ओवरवेट कहलाएगा, ठीक है, और 25 से 18 से नीचे होगा तो ओबेसिटी, वो सॉरी, आप अंडरवेट कहलाएंगे, और 29 से ज्यादा हो यानी कि 30 या 30 से ज्यादा तो वो ओबेसिटी कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के आता है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने बताया कोई व्यक्ति कितने समय पे सर्वाइव कर ले जाता है उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है मेरे भाई कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके यूज करें कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सरकार ने इसके 17 गोल को डिसाइड किया है जो कि एक लिमिटेड टाइम पे हमें फुलफिल करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी है आपका क्लास 10th का ही है, ठीक है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और उसमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, यानी कि दूसरा चैप्टर। तो आपको डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई व्यक्ति किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो या तो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है या सेकेंडरी। अब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे, जैसे या तो प्राइमरी एक्टिविटी है या तो सेकेंडरी एक्टिविटी है या टर्सरी एक्टिविटी है, ठीक है। प्राइमरी जो नेचर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी रॉ मटेरियल को एक प्रीसियस गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे सर्विस सेक्टर आ जाता है। होता वही है, बस इनके पार्ट को चेंज करके दूसरा बताया गया है कि जैसे एक प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जहां पे कोई चीज वेल सिस्टमेटिक, जैसे अभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मैंने बताया ना, जहां पे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है और यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि सरकार मालिक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कोई चीज वेल ऑर्गेनाइज होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे कोई चीज वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है उसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो अभी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे और इन्हीं तीनों टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर मैंने बताया, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज ए एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज्यादातर जो हम लोग प्रोडक्ट पाते हैं दोस्तों वो कहां से पाते हैं? नेचुरल यानी डेली बेसिस पे, जैसे फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, दिस सेक्टर आल्सो, इसीलिए इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, तो कवर एक्टिविटी इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड। अभी मैंने बताया ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या किया जाता है? कंसीडर, जैसे आपके पास छोटा एग्जांपल लेते हैं कि आपके सामने व्हीट रखा हुआ है और इस व्हीट से क्या बन जाएगा? बिस्किट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। This sector gradually because associated with a different kind of industry that come up, it also called the, इसीलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों थर्सरी सेक्टर होता है। थर्सरी सेक्टर जहां पे आता है, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, डॉक्टर है ना किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है, ठीक है, लॉयर अपने क्लाइंट को डील कर रहा है, तो वहां पे सर्विसेज आ जाती है, ठीक है। और वो किसको होती है? या तो वो प्राइमरी सेक्टर का में एंगेज होगा या तो सेकेंडरी सेक्टर में होगा। अब ऐसे नहीं, जैसे मैंने टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं एक व्यक्ति से मैं तो सर्विस दे रहा हूं लेकिन मैंने दूसरे से सर्विस ली भी। मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे थर्सरी सेक्टर आपको पहचानना है। कई बार पूछा जाता है कि है ना ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है या किसी और सेक्टर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना सर्विस सेक्टर क्या होता है, ठीक है। आगे आते सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, ये गुड्स के अलावा सब आते हैं, वो सभी थर्सरी सेक्टर में आते हैं, इसलिए इनको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। एग्जांपल में गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। जैसे आज की डेट में प्राइमरी सेकेंडरी में गुड्स ट्रांसपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन आपको पता है ये ट्रक, ट्रेन, इन सब के थ्रू वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
ऑल द सेक्टर आर लिंक इंटरकनेक्टेड, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का है, जो कन्वर्ट होता है अलग अलग, जैसे हमने कपड़े क्लोथ पहने हुए तो ये आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में जहां पे मैन्युफैक्चर होता है। फिर ये हम तक पहुंचाने के लिए देखिए आप मीशो, ठीक है, और इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम तक पहुंचता है, जो कि एक टर्सरी सेक्टर के अंदर का आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तीनों सेक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसके बेस पे अगर हम बात करें, जहां पे ये तीनों सेक्टर एक साथ आ जाएंगे वहां पे एक शब्द आ जाएगा जीडीपी। मेरी बात समझ में आ गई? जीडीपी एक साल के अंदर, एक ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी आप गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसके टोटल सम को क्या कहा जाएगा? जीडीपी कहा जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर माना जाता है इंडिया में, बिकॉज गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट, बैंक, पुलिस, आर्मी एक्सेट्रा विच आर द बेसिक नीड ऑफ द कंट्री एंड द पार्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। तो मैंने शुरू में बताया कि आज की डेट में आप जैसे देखिए यहाँ माई एम का स्कूल ओपन होने वाला है, ठीक है, तो ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। हॉस्पिटल ओपन होने वाला है, बैंक तो अभी बहुत दूर की बात है, मेरी बात समझ। तो ये सब सर्विसेज दे रही हैं और जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। मेरी बात समझ में आ गई? तो डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्सरी सेक्टर। दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। न्यू सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव इंपॉर्टेंट, दिस सर्विस आर ग्रोइंग रैपिडली। आज की डेट में देखिए जो सर्विस सेक्टर है ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है मेरे भाई? ग्रो कर रहा है। राइज इन द इनकम लेवल ऑफ पीपल हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ ईटिंग, ठीक है, ईटिंग आउट एंड शॉपिंग, मूवी, टूरिज्म एक्सेट्रा, दे आर द पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो लोगों को काम मिला है, ठीक है, वो तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग, जैसे एक पर्टिकुलर लैंड में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? उनके पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है। यानी यहाँ पे सिर्फ 2 लोग में काम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगे कितने लोग हैं? 4 लोग लगे हुए हैं। तो जब किसी लैंड में जरूरत से ज्यादा लोग वर्क करते हैं तो वहां पे आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज ए सिचुएशन ऑफ द अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी, हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। यानी इनके अंदर जितनी क्षमता है वो पूरी क्षमता यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? अब आते हैं वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ऐसा क्या करे जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए? तो सरकार ने देखिए आज की डेट में सर्विस सेक्टर को महत्व दिया है। इसके अलावा सरकार ने देखिए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के थ्रू बहुत सारी चीजों को इनिशिएट किया है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड चीप लोन टू द फार्मर सो दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन employed throughout the year. जैसे गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू रोड, दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है। गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्री नियर रूरल एरिया where a large number of people can employed in the factory। तो देखिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके आप अपने पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? अर्निंग कर सके। इसके अलावा सरकार ने मनरेगा एक प्रोग्राम चलाया था 2005 में, ठीक है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है कि कोई व्यक्ति को साल में कम से कम 100 डेज रोजगार दिया जाएगा। अगर 100 दिन रोजगार नहीं दिया जाएगा तो बदले में आपको पेमेंट मिलेगा। अब लेटेस्ट न्यूज वैसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसका नाम बदल के जी राम जी योजना रख दिया गया है, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मनरेगा का नाम 2009 में नरेगा कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका पेपर है, उसी हिसाब से मैं कवर अप करा रहा हूं। समझ में आ रहा है टॉपिक? अब अगला सेक्टर आता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पे रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं
और इसमें सरकार पूरी जॉब की सिक्योरिटीज देती है ताकि आप आसानी से वर्क कर सको। मेरी बात समझ में, और सरकार श्योरिटी देती है कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो इसी सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, जहां पे जॉब की सिक्योरिटी होती है। आप देखिए कई बार लोग है ना तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल के टीचरिंग की जॉब है ना, ताकि वो 60 साल तक के लिए सेफ रह सके। तो लोगों को कभी भी हटाया जा सकता है अनऑर्गेनाइज में, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। तो ऑफिस हैव अ गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेफ एनवायरनमेंट, जैसे गवर्नमेंट जॉब, स्कूल, बैंक एक्सेट्रा। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखोगे, कभी उनको काम मिलता है, कभी उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है, इनका वायलेशन हो रहता है, जरूरत से ज्यादा काम ले लिया जाता है, जॉब की भी सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी काम मिलता है तो कभी काम नहीं मिलता है, ठीक है। जब ये रिटायर होते हैं, यानी 60 साल से जब उनकी उम्र ऊपर हो जाती है, तो पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो पीपल समटाइम्स हैव टू वर्क इन अ डेंजरस वर्क इन्वायरमेंट विदाउट एनी सेफ इक्विपमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई हैं, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में और बैकवर्ड कम्युनिटीज में। तो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर जो थे उनको सपोर्ट किया गया एंड टीनी एंड एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ सीड्स, चीप लोन, स्टोरेज फैसिलिटी एंड गुड मार्केट प्राइस ऑफ देयर हार्वेस्ट दिया गया। वहीं अर्बन एरिया में जो लेबर्स वगैरह थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, उनको भी है ना लॉ के थ्रू, कुछ फेवरेबल पॉलिसी के थ्रू इनको सपोर्ट दिया गया। इसके अलावा जो लोग कास्ट के बेस में पिछड़े हुए थे, इनके लिए भी सरकार ने लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज work in the unorganized sector, they can be protected if they don't face any discrimination based on their caste or background। तो इसमें भी सरकार ने बहुत सारे काम किए, ठीक है। तो आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अब अगला आता है इसी में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था, हमारा जो ये चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक के ही इर्द गिर्द भटक रहा है। पहला आपको मैंने बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी, दूसरा मैंने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज बताया, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है आपका प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। तो आप भी जानते हो पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सरकार उस पर कंट्रोल करती है और उसी के हिसाब से काम करवाती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, आर्मी एक्सेट्रा। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें तो जो ओनरशिप का मतलब एक तरीके से जो मालिकाना हक होता है वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में होता है, जैसे रिलायंस कंपनी के ओनर, गूगल के, एप्पल के, टाटा के। तो यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई। आपका ये दूसरा चैप्टर भी मैंने खत्म करा दिया, ठीक है। तो टॉपिक को आप समझिए, इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूरा घूमेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। अब आते हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। देखिए दोस्तों, नाम से पता चल रहा, मनी का मतलब क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज मिले तो वहां पे आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मनी का जो दौर था बहुत पुराना था। तो सबसे पहले अगर हम मनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले चलता था एक सिस्टम जिसका नाम था बार्टर सिस्टम, जहां पे जिसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी एंड मनी हैव बोथ पार्टी एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस मॉडल। डबल कोइंसिडेंस का मतलब सपोज करिए ये व्यक्ति है, इसको चाहिए ये मीट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसने इसको फिश, इसकी डिजायर है फिश की और इसकी डिजायर है मीट की, तो ये दोनों की डिजायर सेम हो गई। जब दोनों की डिजायर सेम हो जाती है तो उसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स, ठीक है। अगर दोनों की डिजायर सेम नहीं है, यानी सपोज करिए इसको तो फिश चाहिए लेकिन इसको मीट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड देखने पड़ता था, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी का यूज आया। तो मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो इसी के बेस पे शुरुआत होती है करेंसी की। करेंसी का इतिहास भी बहुत पुराना है, लेकिन इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। राजा महाराजा का जब दौर था तब से चल रहा, मुगलों का दौर था उससे चल रहा, ठीक है। तो करेंसी जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मीडियम इंक्लूडिंग कॉइन एंड पेपर नोट्स, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करें, 1934 में आरबीआई बना और 1935 में काम करना शुरू किया गया। तो इसी के बेस पे करेंसी काम करना शुरू की। तो आज भारत में आरबीआई जो है वो सारे नोट्स को छापती है, सिर्फ ₹1 के नोट को छोड़कर, ठीक है। और 4 सेंटर हैं जहां पे कॉइन्स को मिल्ट किया जाता है, ढाला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो करेंसी हो गया, इसे हम फिएट मनी भी कहते हैं, ठीक है। बैंक के बारे में लीगल टेंडर भी कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं लेगा तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, ठीक है। अब जो पैसा है आपका, पहले क्या होता था ना, लोगों के पास कॉइन होते थे, पेपर तो होता नहीं था। तो आप देखिए, कहते हैं ना भैया खुदाई की, वहां पे सोना मिल गया। तो समय बदला, दौर बदले, हालात बदले, अब जमीन में खुदाई करने की जरूरत नहीं है, पैसा गाड़ने के लिए बैंक आ गया। अब आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं बैंकों में, ठीक है। तो बैंक ने कहा कि हम आपके पैसे को रखेंगे, बदले में हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे। तो अदर फॉर्म ऑफ विच पीपुल होल्ड मनी, यानी आपके पैसे को सुरक्षित रखेंगे। मनी डिपॉजिट इन अ बैंक इन सेफ विद द बैंक एंड पीपल ऑल्सो गेट इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। नहीं तो आपको क्यों ही पैसा आप बैंक में रखोगे, ठीक है। और जो पैसा बैंक के पास आया डिपॉजिट के रूप में, ठीक है, डिपॉजिट किया, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया, ठीक है। उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया और 4% उसको दे दिया जिसका पैसा था, 6% बैंक ने भी पैसा ले लिया एज ए इनकम के रूप में, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट का काम कर रहा था। लेकिन हाँ, अगर सपोज करिए किसी पर्सन ने 100 रुपए बैंक में जमा किया, वो किसी भी समय 24/7 किसी भी समय पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसीलिए इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। यानी कि मेरा पैसा अगर मैंने बैंक में जमा किया, एनी टाइम आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। मेरी बात समझिए, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चेक लीगल टेंडर नहीं होता है, कई लोग इसको चेक को लेना भी चाहते हैं, कई लोग नहीं लेना चाहते हैं, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपके पास जब बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो ज्यादातर लोग चेक के थ्रू पेमेंट को रिसीव करते हैं, ताकि इजी गोइंग वो पैसे को ट्रांसफर कर सके। तो चेक भी क्या है, इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन। जिसके नाम चेक कटेगा उसी को चेक पे करना पड़ता है, मतलब चेक का अमाउंट मिलता है, कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो पर्सन इन हुज नेम, ठीक है, चेक हैज बीन इशू, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा उसी के अकाउंट में ये पैसा जाता है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं। तो फैसिलिटी ऑफ चेक मेक इट्स पॉसिबल टू सेटल पेमेंट डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ कैश। बिना कैश के आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और अभी मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको थर्ड पर्सन को लोन के रूप में दिया जाता है, बदले में उसमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बैंक इंटरमीडिएट का काम करता है बिटवीन जिसके पास कैश होता है और जिसको लोन चाहिए होता है, ठीक है। तो बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट, इनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जो बीच में गैप होता है, गैप इन द सेंस, सपोज करिए अभी मैंने बताया ना 10% है तो 6% अपने पास रख लेंगे, 4% दे देंगे। तो वो जो पैसा इन बिटवीन होता है वो बैंक की क्या होती है, इनकम हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई। इसके अलावा दो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है आपके एनसीईआरटी बेस में। एक फेस्टिवल सीजन आता है, दूसरा एक और कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, सपनास प्रॉब्लम, इसमें बताया गया था। तो ये दो सिचुएशन है जहां पे लोन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो रिफर्स टू एन आर्गुमेंट व्हिच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड एंड सर्विस रिटर्न टू प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दो सिचुएशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसने बैंक से लोन लिया, क्या है कि फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज ट्रेडर, ठीक है। मतलब उसने ऑर्डर रिसीव किया कि 3000 पेयर शूज को डिलीवर करने हैं, ठीक है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर, उसने कुछ और वर्कर्स मतलब अडॉप्ट किए। ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसने परचेज कर लिया रॉ मटेरियल। और परचेज करने के बाद उसने बैंक से लोन भी ले लिया था। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, बाद वो पैसा दे देगा। आगे लिखते हैं, सेकंड ही ऑब्टेन लोन इन ए कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शू विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक अ गुड प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे इन्होंने जब 3000 पेयर के बारे में बात किया तो इन्होंने क्या किया, 1000 शूज का एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया, उसके बिहाफ पर बैंक से इन्होंने लोन ले लिया। और जब लोन ले लिया तो इन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर इन्होंने प्रोडक्शन को कंप्लीट किया और इन्होंने लोन के अमाउंट को पे कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई। और इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन थी जिसको हम फेस्टिवल सीजन कहते हैं, ठीक है। दूसरे केस में आते हैं, सपनास प्रॉब्लम क्या है। सपना एक स्मॉल फार्मर है जो कि है ना ग्राउंड नट यानी मूंगफली का ग्रोइंग कर रही है, फार्मिंग कर रही है अपने लैंड में।
ये बैंक से लोन लेती है एक मनी लेंडर के थ्रू। इन्होंने बैंक से नहीं लिया, मनी लेंडर से लिया है। मनी लेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार के द्वारा ऑथराइज नहीं होता, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं होता, टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द कल्टीवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। इनको लगा कि जब हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मैं उसका पैसा वापस करूंगी। लेकिन मिड डे क्या होता है, सीजन क्रॉप जो होती है वो कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से खराब हो जाती है। सपना जो होती है उनको दिक्कत आ जाती है, उनकी क्रॉप जब खत्म हो जाती है पेस्टिसाइड्स के थ्रू, उनके में लिटिल डिफरेंस आ जाता है और वो लोन का पेमेंट करने में असफल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, अगले साल फिर ये कर्जा लेती है। यानी कि अब आप समझिए, इन्होंने पहले साल लोन लिया और उसमें फसल खराब हो गई, यानी ये पेमेंट नहीं कर पाई। अगले साल फिर इन्होंने पेमेंट लिया, लोन लिया, ठीक है, पिछले लोन को पे करने के लिए और एग्रीकल्चर, यानी इन्होंने लोन के ऊपर लोन लेती चली जा रही है। तो जब लोन के ऊपर लोन लेती चली जाएंगी तो ये किसमें फंस जाएंगी, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगी। डेब्ट ट्रैप का मतलब समझते हो ना, कर्जे में डूबना। तो देखिए लिखा हुआ लार्ज अमाउंट नेक्स्ट ईयर सपना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। इस साल प्रोडक्शन तो हुआ बट अर्निंग आर नॉट इनफ, इनको उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाए टू कवर द ओल्ड लोन, सी इज कैश दैट इन डेब्ट, सी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड। अब उस लोन को पेमेंट करने के लिए उन्हें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा फिर क्या करना पड़ा, बेचना पड़ गया। इस कंडीशन को हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। ये कैसी सिचुएशन होती है विच लोन इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे, ठीक है, मेनली कॉज ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आ गई, ज्यादा पैसा था इसकी वजह से नहीं हो पाया। अब आते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करें, सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज गिवन, इट मे इंक्लूड द मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड कंडीशन। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कितने समय के लिए लोन ले रहे हो, उसमें क्या इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा, मेथड कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये कंडीशन होती है। एक वो केस होता है जब आप कर्जा जब लेते हो तो बदले में कुछ आपको रखना पड़ता है, जिसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अगर बिना, ठीक है, बिना किसी चीज को रखे हुए आपको लोन मिल जाता है तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन आपने कोई लोन लेना है, जैसे ये डिजिटल गोल्ड है, मैंने इसको गिरवी रख के लोन ले लिया तो इसे बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। अगर मैं लोन का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो इस डिजिटल गोल्ड को बेच के वो पेमेंट को क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो एसेट्स दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग। अब कोलेटरल कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्रेडिट के सोर्स क्या होते हैं, एक तो फॉर्मल क्रेडिट आता है, दूसरा इनफॉर्मल। सरकार के द्वारा ऑथराइज जो लोग होते हैं जो लोन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, जैसे बैंक वगैरह हो गए। और जो सरकार जिसमें कोई, इनके लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। और ये सेठ वगैरह होते हैं या रिलेटिव कोई हो सकते हैं जिनसे लोन लेते हैं, ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें पैसा डूबने की चांसेस ज्यादा होते हैं। पेपर में डिफरेंसेस दोस्तों बहुत पूछा जाता है। तो आरबीआई जो होता है, ठीक है, वो सुपरवाइज करता है इसमें जितने भी केस होते हैं। आरबीआई प्रॉफिट देखते हैं कि किसी भी जो क्लाइंट है या जो बैंक का कस्टमर है वो उसके साथ कोई शोषण तो नहीं हो रहा, स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सब्सिडी दिया जाता है। पीरियोडिकली बैंक क्या करता है, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी लेके आता है। मेरी बात समझिए, एक लिमिट से ज्यादा आप इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज कर सकते हो। तो सरकार इस पर पूरा ध्यान रखती है, इसलिए फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। वैसे इनफॉर्मल में सरकार को जानकारी नहीं होती जो लोन ले रहे हैं आप किससे ले रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इनके साथ शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। There is no one to stop them using unfair means to get their money back. The cost of borrower informal loan is much higher as no record of the transaction are kept and the poor are harassed. तो गरीबों के साथ यहाँ पे शोषण बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आई। इसके अलावा कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जहां से 15 से 20 लोग बैठ के वहां पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं और जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। इस केस में सरकार भी कई बार मदद करती है कि एक ऐसी वेलफेयर योजना है जिससे लोग अपनी जरूरतों को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो रेगुलरली पूल देयर सेविंग, अपने कुछ बचत हिस्से से 2500 रुपए इकट्ठा करते हैं हर व्यक्ति और उसके हिसाब से जिसको जरूरत होती है। आफ्टर ईयर ऑफ 2 ऑफ रेगुलर सेविंग बिकम एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम द बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प द बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। यहां बिना किसी कोलेटरल के आसानी से पैसा ये लोग जुटा ले जाते हैं, ठीक है।
Decision regarding the loan use is taken by the member of the group like interest, duration, purpose, amount, etc. If a member fail to repay, other member can pay his share. अब कोई व्यक्ति मान लीजिए इसमें पेमेंट नहीं कर पाता तो सब लोग थोड़ा थोड़ा दान करके उसके पेमेंट को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, ठीक है। मेंबर कैन टेक a small loan from the group itself. Regular meeting of the group provide a platform to discuss and act as a variety of social issue. तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्लियर हो गया होगा? तीसरा चैप्टर भी आपका जो था बैंक एंड मनी एंड क्रेडिट, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंतर्गत देखा जाए यहाँ पर जब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में बिजनेस हो रहा हो तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दे सकते हो कि अगर एक व्यक्ति इंडिया में बैठा और यूएसए के साथ वो बिजनेस कर रहा है और ये जो बिजनेस करते हैं इनको बोलते हैं एमएनसी। तो एमएनसी इज ए कंपनी जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, दैट ओन्स अ कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसी सेट अप ऑफिस and factory for the production in region where they can get cheap labor and other resources. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? एमएनसी नॉट ओनली सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट आल्सो द गुड एंड सर्विसेज, जैसे आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनी देख सकते हो जो अपनी सर्विसेज बेच रही है इंटरनेशनल। गूगल आप यूज करते हो, चैट जीपीटी यूज करते हो, तो ऐसी बहुत सारी एमएनसी है जो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली क्या कर रही है, बूस्ट कर रही है, ठीक है, और इंटरकनेक्ट करती है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, ठीक है। तो एमएनसी लिंक द प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट कंट्री, सम वे ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पे आता है एफडीआई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप, कई बार दो कंपनी आपस में मिलकर काम करती है, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति अलग थी, सुजुकी अलग थी, हीरो होंडा, हीरो अलग है, होंडा अलग है। तो जब दो कंपनी आपस में मिलकर बिजनेस करती है तो वहां पे आता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमएनसी सेट अप अ प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ देयर दैट रीजन। लोकल कंपनी गेट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मनी टू एक्सपेंड देयर फैक्ट्री फ्रॉम द पार्टनरशिप। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब विदेश में हम गुड्स को बेच रहे हैं तो फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड। देखिए, जब हम एक देश के अंदर बिजनेस करते हैं तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, जब हम देश के बाहर बिजनेस करते हैं तो इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। मेरी बात समझ में आए? तो फॉरेन ट्रेड हेल्प इन द integration of market, it facilitate movement of goods and services between the country, it facilitate movement of people, idea and technology। यहाँ पे बहुत सारे आइडिया और टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने बताया कि रैपिड इंटीग्रेशन होता है जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में एक दूसरे के साथ क्या करे, ट्रेड करे, तो वहीं पे टर्म आता है ग्लोबलाइजेशन। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं, ठीक है। जैसे आज की डेट में बहुत कहीं पे कोई प्रोडक्ट सस्ता है तो कहीं पे कोई प्रोडक्ट सस्ता है, तो जहां पे जो प्रोडक्ट सस्ता है वहां से हम उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं और दूसरे जगह से अलग अलग वहां पे असेंबल करते हैं, फिर उसको हम सेल करते हैं। तो डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन हैज लेड टू चीप डिलीवरी ऑफ गुड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे ट्रेन, शिप, हाईवे एक्सेट्रा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का यूज होता है बहुत बड़े लेवल पे, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? सरकार कई बार है ना उसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगा देती है। जैसे आप जानते हो एप्पल का फोन, मैकबुक वगैरह, इनकी कीमत होती है 40 से 50 हजार रुपए, ठीक है। लेकिन है ना जब आप इनको परचेस करते हो तो वो 1 लाख के ऊपर चला जाता है। कारण क्या है? सरकार टैक्स लगा रही ताकि लोकल जो डोमेस्टिक मार्केट है, यानी जो लोकल मार्केट है वो डिस्ट्रॉय ना होने पाए। तो लोकल लेवल पे यहाँ पे ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ठीक है। यानी टैक्स ऑन इंपोर्ट्स गुड्स पे जब हम लगाते हैं जो विदेशों से गुड्स पा रहे तो वहीं पे ट्रेड बैरियर्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और कोई बहुत ज्यादा टैक्स ना लगा पाए इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है WTO, जो कि 1 जनवरी 1995 में बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इट वाज स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्री, नाउ नियरली 164 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। इट इज, इसका पुराना नाम भी मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, गेट होता है, जनरल एक्सेप्टिंग ट्रेड एंड टेरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, जो कि 1948 में
बना था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समय समय सिचुएशन बदलती गई है, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, इनोवेटिव आइडिया आते हैं, सिचुएशंस आती है जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं, लोकल मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, लोकल लोग है ना विदेशी प्रोडक्ट पे है ना निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा जा सकता है, वैसे उम्मीद कम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।